पाकिस्तान में आर्थिक हालात इतने बिगड़ गए कि अमीर लोगों के मुल्क छोड़कर भागने की खबर आई। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पाकिस्तान के लोगों को कई बड़े देशों का वीजा मिलने में परेशानी आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में मची भगदड़ की खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल रही है। विकसित देशों को लगने लगा है कि पाकिस्तान के लोग अगर घूमने भी आ गए तो वहां से निकलने का नाम नहीं लेंगे। इसलिए पाकिस्तान के लोगों को वीजा देने के मामले में बड़े बड़े देशों ने सतर्क होना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में जिंदाबाद की जगह अब एक नया नारा लगने की खबर है। ये नारा है जिंदा भाग। जबकि पहले वहां के लोग कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, और अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। मतलब साफ है कि लोगों को अब वहां जीना मरने से भी बदतर लग रहा है। इसलिए जो भी लोग पाकिस्तान से निकलने का खर्च उठाने लायक हैं, वो बस भागने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हालत रोजाना खराब हो रही है। पाकिस्तान में महंगाई तो पहले से ही रिकॉर्ड स्तर पर है। अब सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का नया बम वहां की जनता पर फोड़ दिया और मिनी बजट के जरिए पाकिस्तान के लोगों की कमर तोड़कर रख दी। हर चीज पर टैक्स कई गुना बढ़ा दिया गया। मिनी बजट के जरिए 11,500 करोड़ पाकिस्तानी रुपए वसूलने का प्लान बनाया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह कि इतना भारी भरकम टैक्स वसूलना भी कर्ज मिलने के लिए काफी नहीं है। IMF ने शर्त रखी थी कि टैक्स के जरिए होने वाली कमाई को 17,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तक बढ़ाया जाए। वो शर्त पूरी न होने की वजह से पाकिस्तान को कर्ज मिलने का रास्ता अब भी साफ नहीं है। इसलिए वहां के लोग भी समझ रहे हैं कि उनके दर्द का कोई अंत नहीं है, बल्कि सरकार उन पर बोझ अभी और बढ़ाने वाली है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बदलाव कर दिया। रेटिंग गिरने की वजह से पाकिस्तान को कर्ज मिलना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया, जबकि पहले ही पाकिस्तान की हालत भिखारियों जैसी हो चुकी है। IMF तो छोड़ो, उसके करीबी मित्र देश तक उस पर कोई रहम नहीं कर रहे। ऐसे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने उसकी क्रेडिट रेटिंग गिरा दी। पहले उसकी क्रेडिट रेटिंग CCC+ थी, लेकिन अब इसे गिराकर CCC- कर दिया गया। पूरी दुनिया में हाथ फैलाए घूम रहे पाकिस्तान के नेताओं के लिए इस फैसले से मुश्किलें और बढ़ गई। क्रेडिट रेटिंग से पता चलता है कि कोई मुल्क कर्ज लौटाने के लायक है या नहीं है। इतनी खराब रेटिंग का मतलब साफ है कि कर्ज मिलना तो दूर, पाकिस्तान के साथ कारोबार करना भी जोखिम भरा काम है। और यही वजह है कि कंगाल पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की हालत ऐसी हो गई है कि वो अपने मंत्रियों को वेतन तक नहीं दे पा रही। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मंत्री बिना तनख्वाह के काम करेंगे, क्योंकि दिन बीतने के साथ ही पाकिस्तान का खजाना खाली होता जा रहा है। वहाँ रोटी के लिए तरसती भीड़ सड़कों पर है, जबकि फैक्ट्रियों और दुकानों पर भी ताले लटकने लगे हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारों की एक पूरी फौज तैयार हो गई है और वहाँ पाई पाई को तरस रहे लोग अपनी सरकार को जमकर कोस रहे हैं। लोगों की नाराजगी इस बात पर है कि वहाँ सत्ता में बैठे लोगों के शौक और रईसी की वजह से ही पाकिस्तान ऐसी बदहाली देख रहा है। कहा जा रहा है कि जनता के इसी गुस्से को कम करने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार के मंत्रियों के वेतन नहीं लेने का शगुफा छोड़ दिया गया। खबर है कि उत्तर कोरिया की सरकार ने अपने देश के लोगों को एक अजीब आदेश दे दिया। वहाँ अब किसी को भी अपनी बेटी का नाम किम जू ए रखने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि ये नाम किम जोंग उन की बेटी का है। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि नए आदेश के मुताबिक उत्तर कोरिया में अब कोई भी अपनी बेटी का नाम जू ए नहीं रख पाएगा। और जिन लोगों ने अपनी बेटी का नाम किम जोंग उन की बेटी के नाम पर रखा है, उन्हें फौरन इसे बदलना भी होगा। और ये सब इसलिए क्योंकि पश्चिमी मीडिया का मानना है कि किम जोंग उन अपनी बेटी को सत्ता सौंपने का मन बना चुके हैं। जो कुछ दिन पहले हुए उत्तर कोरिया की मिलिट्री के जश्न में किम जोंग उन के साथ पहली बार नजर आई थी। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब उत्तर कोरिया में लोगों के नाम रखने पर बैन लगाया गया हो। ऐसे ही 2014 में भी उत्तर कोरिया में किम जोंग उन नाम के सभी लोगों को अपना नाम बदलने का आदेश दिया गया था। इधर भारतीय वायुसेना ने यह साफ कर दिया कि जल्द ही देश को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। ये विमान आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत बनाए जाएंगे, यानी ये पूरी तरह से स्वदेशी होंगे। वायुसेना के डिप्टी एयर चीफ मार्शल के मुताबिक 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजा जा चुका है, जिस पर मोहर लगते ही लड़ाकू विमानों को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। हमारे काफी डिस्कशंस हो रहे हैं इस बात पे और ये प्रोग्राम को हम सक्सेस तक ले जाएंगे। वहीं चीन और पाकिस्तान की तरफ से मिल रही धमकियों पर भी उन्होंने जवाब दिया। डिप्टी एयर चीफ मार्शल ने दावा किया कि आमने सामने की लड़ाई के लिए भारतीय वायुसेना हर तरह से तैयार है। कॉन्फिडेंट है अगर 2 फ्रंट इशू आए तो उसको हम टैकल कर सकते हैं। इस दौरान बेंगलुरु में चल रहे एशिया के सबसे बड़े एयर शो में भारतीय विमानों के अलावा अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 और F-16 भी उड़ान भरते नजर आए। इस बीच अमेरिका के मिशिगन राज्य में मौजूद मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत फैल गई। बताया गया कि एक नकाबपोश बंदूकधारी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। फायरिंग के दौरान एक वीडियो भी सामने आया जिसमें लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। वहीं सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस को घेर लिया और हमलावर की तलाश में जुट गई। इधर दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक महिला की चेन झपट ली। बताया गया कि महिला के पति फर्रुखाबाद में SDM के पद पर तैनात है और वो दूध लेने के लिए घर से बाहर निकली थी।
लेकिन इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश उनकी चेन छीनकर फरार हो गए। चेन स्नैचिंग की ये पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना के जल्द खुलासे के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी तस्वीरों को भी खंगालना शुरू कर दिया। उधर खबर है कि रूसी सेना का एक बॉम्ब एक्सपर्ट अमेरिका में शरण लेने की फिराक में है। इसके बदले वो अमेरिका को पुतिन के खतरनाक हथियारों की सीक्रेट बताने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसे डर है कि रूस में पुतिन उसके लिए खतरा बन सकते हैं। कहा जा रहा है कि रूसी सेना का यह बम एक्सपर्ट अपने परिवार के साथ पिछले साल दिसंबर में ही अमेरिका की सीमा पर पहुंच गया था, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने उसे वहीं रोक दिया, जिसके बाद उसने अपनी जान बचाने के लिए पुतिन के सीक्रेट बताने की पेशकश कर दी। खबर है कि वो रूस में पुतिन के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में शामिल रहा था, जिसकी जानकारी सेना के जरिए रूसी राष्ट्रपति को मिल गई और तभी से वो पुतिन के निशाने पर आ गया। इस बीच कर्ज में डूबा पाकिस्तान एक बार फिर संयुक्त अरब अमीरात के दरवाजे पर भीख मांगने पहुंच गया। इस बार भीख का कटोरा लेकर वहां के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर यूएई पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायल अल नाहयान के आगे हाथ फैलाए। दोनों के बीच हुई बैठक की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आसिम मुनीर कर्ज के लिए मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। जबकि यूएई पहले ही पाकिस्तान पर तरस खाकर उसको $1 बिलियन यानी कि भारतीय रुपयों में 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे चुका है। इसके अलावा उसने पाकिस्तान को दिए $2 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 16,000 करोड़ के कर्ज लौटाने की समय सीमा भी बढ़ा दी थी। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान कर्ज के लिए यूएई के आगे हाथ फैलाए बैठा है। हालांकि अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पाकिस्तान लगातार आईएमएफ से बेल आउट पैकेज के तहत कर्ज मांगने में जुटा है, लेकिन वहां भी उसकी बात बनती नहीं दिख रही, क्योंकि आईएमएफ की टीम पाकिस्तान से जा चुकी है, लेकिन शहबाज शरीफ को बेल आउट पैकेज की किस्त जल्द मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इसी वजह से पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है। उसे ये डर सता रहा है कि अगर आईएमएफ ने पैसा नहीं दिया तो उसका क्या होगा, और इसीलिए वो मुस्लिम देशों के दरवाजे पर जा जाकर कर्ज की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान की परेशानी ये भी है कि उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार करीब $3 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 24 करोड़ रुपए बचा है, जो कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा। इसी वजह से यूएई से नया कर्ज मांगने के लिए पाकिस्तान घुटनों के बल बैठ गया। उधर महंगाई की सबसे बड़ी मार झेल रहे पाकिस्तान में 1 किलो चिकन का दाम 1100 पाकिस्तानी रुपए को भी पार कर गया। वहां पिछले कई महीनों से महंगाई रोज नए रिकॉर्ड बना रही है, जिसका खमियाजा पाकिस्तान के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पहले तो पाकिस्तान में गरीबों के घरों से बिजली गायब हो गई, इसके बाद पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों का चलना मुश्किल कर दिया। लेकिन वहां के लोगों की हालत तब और खराब हो गई जब खाने पीने की चीजों पर भी महंगाई की मार पड़ने लगी, जिससे गुस्साकर कई प्रांतों में लोगों ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोगों को लगा कि इस प्रदर्शन से उन्हें फायदा होगा और उनकी सरकार महंगाई कम करने के लिए कोई न कोई कदम जरूर उठाएगी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की हालत नहीं सुधरी और देखते ही देखते वहां आटा, दाल और दूध की कीमतें भी लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। लेकिन पाकिस्तान सरकार की मजबूरी यह है कि वो इस समय महंगाई कम करने का खतरा मोल नहीं ले सकती, क्योंकि इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो जाएगी। ऐसे में वहां के लोगों की परेशानी रोज बढ़ती जा रही है। इस बीच पाकिस्तान में चिकन का दाम एक बार फिर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। राजधानी इस्लामाबाद और कराची समेत कई शहरों में 1 किलो चिकन के लिए लोगों को 1100 पाकिस्तानी रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के कई पोल्ट्री फार्म्स का बंद होना, जिसकी वजह से कई शहरों में चिकन की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा और दाम में इजाफा हो गया। हालांकि शहबाज शरीफ सरकार ने लोगों को भरोसा दिया कि कुछ ही दिनों में पोल्ट्री फार्मों पर मंडराते इस खतरे को दूर कर लिया जाएगा ताकि चिकन का दाम घट सके। इधर पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालत का असर वहां की फैक्ट्रियों पर भी पड़ने लगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खत्म होता जा रहा है, जिससे पाकिस्तान विदेशों से कच्चा माल इंपोर्ट नहीं कर सकता और इसका खमियाजा वहां के कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की हजारों फैक्ट्रियों में कच्चे माल की भारी कमी हो चुकी है। ऐसे में धीरे धीरे वहां की कंपनियों ने प्रोडक्शन बंद करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि वहां सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले ही परेशान नहीं हैं, बल्कि सरकारी कर्मचारी भी बड़ी मुसीबत में हैं। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक वहां के रेलवे कर्मचारियों को पिछले 8 महीनों से वेतन नहीं मिला है, यानी शहबाज शरीफ सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने कर्मचारियों को सैलरी दे सकें। 24 फरवरी से पहले रूस ने समंदर में भी अपना दम दिखाना शुरू कर दिया और उसके TU-95 बॉम्बर ने बेरिंग सी पर उड़ान भरी। ये बेरिंग सी प्रशांत महासागर का एक छोटा सा हिस्सा है और रूस का TU-95 बॉम्बर करीब 7 घंटे तक बेरिंग सी पर उड़ता रहा। बॉम्बर के साथ सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने इस अभ्यास की न केवल जानकारी दी, बल्कि विमानों के उड़ान भरने का वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस का बॉम्बर समंदर के उस हिस्से पर उड़ान भरता नजर आया जो उत्तरी प्रशांत महासागर में रूस और अमेरिका की समुद्री और हवाई सीमा को अलग करता है। प्रशांत महासागर के इसी हिस्से को बेरिंग सी कहते हैं और रूस का बॉम्बर और लड़ाकू विमान उसी पर उड़ा। हालांकि रूस ने यह साफ कर दिया कि उसके विमानों ने कोई नियम नहीं तोड़ा और अपनी हवाई सीमा के अंदर ही उड़े
और सीमा के नजदीक चक्कर लगाकर लौट आए। वैसे रूस के विमान आर्कटिक, नॉर्थ अटलांटिक, प्रशांत महासागर, बाल्टिक सागर और ब्लैक सी में घूमते रहते हैं, लेकिन 24 फरवरी के नजदीक आने के बाद उनका वहां आना जाना बढ़ गया है। हालांकि रूस ने बार बार कहा कि उसके विमान नियमों के तहत उड़ान भरते हैं और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम को नहीं तोड़ते, लेकिन रूस का बेरिंग सी में अपना बॉम्बर भेजना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये विमान कोई मामूली विमान नहीं है। ये एक साथ कई मिसाइलें और परमाणु हथियार लेकर उड़ता है। रूस का ये बॉम्बर 1950 में भी दुश्मनों को तंग कर चुका है और कोल्ड वॉर के दौरान तब के सोवियत संघ के दुश्मनों को मजा चखा चुका है। समय के साथ साथ रूस के Tu-95 बॉम्बर में कई बदलाव किए गए, जिससे ये खतरनाक होता गया और अब तो Tu-95 बॉम्बर परमाणु हथियारों समेत 16 क्रूज मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। यानी अपने इस बॉम्बर को बेरिंग सी भेजकर पुतिन ने फिर से बाइडेन को छेड़ दिया है, क्योंकि 24 फरवरी ज्यादा दिन दूर नहीं है और पुतिन बात बात पर अमेरिका को जता रहे हैं कि कुछ तो बड़ा और भयंकर होने वाला है। उधर नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि पुतिन ने परमाणु हथियारों से लैस अपने जंगी जहाज समंदर में उतार दिए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का कहना है कि 24 फरवरी को पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे। यूक्रेन की सेना को चारों खाने चित करने के लिए रूस अलग अलग शहरों पर एक साथ हमले की तैयारी में है, लेकिन नॉर्वे की खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि रूस ने परमाणु हथियारों से लैस अपनी नॉर्दर्न फ्लीट के जंगी जहाजों को समंदर में उतार दिया। और ये पहली बार है जब पुतिन ने कोल्ड वॉर के बाद इस तरह अपने घातक हथियारों को समंदर में रवाना किया है, जिससे यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों की भी नींद उड़ गई, क्योंकि रूस ने अगर परमाणु हथियार चला दिए तो यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। इस बीच रूस से जारी भीषण जंग के बीच यूक्रेन के जवानों ने पोलैंड में लेपर्ड 2 टैंक से हमले करने का अभ्यास शुरू कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें यूक्रेन के कुछ सैनिक एक मैदान में टैंकों के साथ दिखाई दिए। जंग के मैदान में लेपर्ड 2 टैंक से दुश्मन को कैसे खत्म किया जाए, जेलेंस्की के जवानों ने इसकी ट्रेनिंग ली। असल में जर्मनी जल्द यूक्रेन को कई लेपर्ड 2 टैंक भेजेगा, इसीलिए जेलेंस्की के सैनिकों ने अभी से कमर कस ली। ये टैंक जंग के मैदान में दुश्मन पर काल बनकर टूटने की ताकत रखता है। इसकी गिनती दुनिया के खतरनाक टैंकों में होती है। यही वजह है कि यूक्रेन के सैनिक पूरी तरह से तैयार रहना चाहते हैं, ताकि जैसे ही उन्हें ये टैंक मिले वो रूसी सैनिकों पर जोरदार हमले कर सकें। खबर है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के प्लान से नेटो नाराज हो गया। हालांकि युद्ध की शुरुआत से ही नेटो देश यूक्रेन की मदद करते आए हैं और रूस के खिलाफ जेलेंस्की के कंधों को मजबूत करते आए हैं। लेकिन अब खबर है कि जेलेंस्की ने नेटो का तनाव बढ़ा दिया है। नेटो चीफ के मुताबिक जंग में जेलेंस्की पुतिन से ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। नेटो चीफ ने बताया कि रूस के मुकाबले यूक्रेन की फौज रोजाना बहुत ज्यादा गोले दाग रही है। जानकारों के मुताबिक यूक्रेन की सेना रोजाना 6000 से 7000 गोले रूसी फौज पर बरसा रही है। इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन के इस कदम से पुतिन भड़क सकते हैं, जिससे पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि युद्ध में यूक्रेन को लगातार अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों से मदद मिल रही है। ऐसे में नेटो के महासचिव ने चेतावनी दी और कहा कि यूक्रेन बहुत तेजी से गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे पश्चिमी देशों पर दबाव बढ़ सकता है। इधर बिहार के हाजीपुर में पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की हत्या करने की धमकी देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़का केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की सुपारी लेकर शिवरात्रि के मौके पर उन्हें गोली मारने की बात कहता देखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने आरोपी को ढूंढ निकाला। व्यक्ति को पकड़ लिया है और आगे पूछताछ जारी है, कार्रवाई की जा रही है। पुलिस इस वीडियो में दिख रहे बाकी लोगों की तलाश में भी जुट गई। उधर नेपाल की राजधानी काठमांडू में सैकड़ों ट्रांसपोर्ट कर्मियों ने नए यातायात नियमों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हो गई, जिसके बाद उन्होंने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी सड़कों को जैम कर काफी देर तक हंगामा करते रहे। इस दौरान हालात ऐसे बन गए कि उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। काठमांडू में सड़कों पर उतरे सैकड़ों ट्रांसपोर्ट कर्मियों ने नए यातायात नियमों को गलत बताया। असल में काठमांडू में नए नियमों के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस नियमों को तोड़ने पर नेपाली रुपयों में 1500 रुपए जुर्माना वसूल सकती है, जो पहले 500 हुआ करता था। यही वजह है कि ट्रांसपोर्ट कर्मियों ने नए यातायात नियमों को गलत बताते हुए हंगामा किया। इधर दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटाले के मामले में एंटी करप्शन ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि जल बोर्ड में इस घोटाले की जानकारी पिछले साल सामने आई, जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए थे। आरोप है कि पानी के बिल इकट्ठा करने वाली कंपनी ने लोगों से करोड़ों रुपए वसूलने के बाद उसे जल बोर्ड के खाते की जगह अपने खाते में भेज दिए। बाद में जब ये रकम जल बोर्ड के खाते में डाली गई तो उसमें करीब 20 करोड़ रुपए का अंतर पाया गया। इस बीच बिहार के बक्सर में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव का काफिला हादसे का शिकार हो गया। हादसा इतना भीषण था कि कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। हालांकि पप्पू यादव इस हादसे में बाल बाल बच गए, लेकिन उनके सुरक्षा कर्मियों समेत 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रगुजार हो ईश्वर का कि हम सब लोग सुरक्षित हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब पप्पू यादव छपरा से लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनके काफिले के आगे अचानक एक ट्रक आ गया, जिससे कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। उधर खबर है कि तुर्की में 2 विमान कंपनियों ने लोगों को मुफ्त में हवाई यात्रा कराने का ऐलान कर दिया। ये दोनों कंपनियां भूकंप की वजह से बर्बाद हुए इलाके के लोगों की मदद के लिए आगे आई।
और उन्हें वहां से निकालकर इस्तांबुल और अंकारा में मौजूद सुरक्षित जगहों तक पहुंचाएंगे। बताया गया कि तुर्की एयरलाइंस और पेगासस एयरलाइंस के कुछ विमान तुर्की और सीरिया में बेघर हुए लोगों को मुफ्त में सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाएंगे, जिनमें भूकंप की मार झेलने वाले इलाकों के छात्र और दूसरे देश से आए सैलानियों को तवज्जो दी जाएगी, ताकि वो जल्द से जल्द खतरे वाले इलाकों से दूर हो सके। विमान कंपनियों के इस ऐलान के बाद गाजियांटेप और नूरदगी इलाके में फ्री टिकट के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। वहां हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने के लिए एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए, ताकि तुर्की और सीरिया के तबाही वाले इलाकों से वो निकल सके।